ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? एक मिनट काइंडली, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है तो जरा बता दीजिएगा कोई यस या नो में। चेक कर लें जरा आवाज। इस तरफ आ जाए, इस तरफ जगह है। चलिए फॉर्मली क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से दोबारा अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया ना एफसी का? भी पेपर्स खत्म हो गए? नहीं, पेपर्स अब खत्म हो गए। कल है रिजल्ट? परसों? कैसे हो गए सर पेपर्स? सर पेपर्स कैसे हो गए हैं सर? कुछ कह नहीं सकते हैं? आप में से कुछ हजरात ने पहले कभी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ? नहीं, मतलब मैंने ये पूछा है कि मेरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी ने आईकॉम किया हो, कोई बीकॉम किया हो, अगर या ए लेवल्स वगैरह किया हो, कोई है ऐसे साहब? नहीं, मैंने इसलिए पूछा बेटा, मुझे जरा आइडिया हो कि सारे मेरे जैसे ही हैं। मैं इधर हूँ सर, आप किधर हैं? मैं तो इधर खड़ा हूं। मैंने बस इसलिए पूछा है कि क्या सब लोगों ने मेरी तरह ही प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की तरह ही सीए स्टार्ट किया हुआ? तो इसका मतलब हम मेजोरिटी वही हैं जिन्होंने पहले कभी जिंदगी में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं सुना हुआ। देन बेटा यकीनन अब आपने एफसी के पेपर्स तो मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे, मजे में। लेकिन सर मेरी बात तो सुने जरा। इस तरफ आ जाए डियर, इस तरफ काइंडली, कुछ लोग इधर आ जाए, आप इधर आ जाए दो। असल में सर जी, अब ये जो आपने सीए बेटा स्टार्ट किया है, इसमें डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है कि आपने सबसे पहले एफसी क्लियर करना होता है। लेकिन एफसी के पेपर्स देने से आपको, और क्योंकि वो पेपर्स वैसे ही एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो एफसी नहीं था, या लगा है आप लोगों को? सर जी, जो सीए के बारे में सुना था, क्या वैसा आपको कोई महसूस हुआ है एफसी में? यकीनन आपने सीए के बारे में यही सुना होगा ना कि ये सब लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, एक मिनट में, जब रिजल्ट आएगा तो आपका मेजोरिटी केसेस में जो रिजल्ट हिस्टोरिकली आता है, इसका एएफसी का रिजल्ट आता है अराउंड 80-90%, और कभी कभी इससे ज्यादा भी आता है। मींस इतने पासिंग परसेंटेज होती है। लेकिन वैसे डेफिनेटली अगर हम ऑनेस्ट एनालिसिस आज हम करें, हम जिस स्टेज पे आ गए हैं, आप लोगों में से अगर इनिशियल सब्जेक्ट्स आपने उठाए होंगे तो इंट्रो, इकोनॉमिक्स और लॉ वगैरह ले रहे होंगे। अब ये अगर आप लोगों का प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर फर्दर अकाउंटिंग आएगी, फिर टैक्स वगैरह आएगा, ऑडिट आएगा। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका जिंदगी में आपको पहले को खास आइडिया नहीं है। मेरी इस बात का फिर मतलब ये हुआ कि शायद रियल सीए आप यहाँ से ऑनवर्ड, इसलिए क्योंकि एफसी में अगर आप देखें तो जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की हो तो मे बी उन्होंने मैथ्स का पहले आइडिया हो। इंग्लिश का सब्जेक्ट तो शायद हम थोड़ा सा फेमिलियर पहले होते ही हैं। उसमें अगर कोई नई चीज़ थी तो शायद कोई स्टैट वगैरह होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद अगर इंजीनियरिंग भी की हो तो पहले स्टैट नहीं पढ़ी होती है। सही कह रहा हूँ सर या गलत कह रहा हूँ? तो मेरी इन बातों का मकसद थोड़ा सा ये होगा इस वक्त कि हम थोड़ा सा रियलाइज ये कर लें बात को कि हम इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हैं। तो आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, ये सारे यहाँ से ऑनवर्ड सब्जेक्ट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। देन सेकेंडली, ये जो सीए के फर्दर स्टडीज हैं, वैसे तो थोड़ा सा एएफसी में भी चॉइसेस वाला का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। हिस्टोरिकली आपने अगर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इवन मैट्रिक वगैरह हम जेन में लाएं तो मे बी शायद 50%, कहीं कहीं 100% तक एक चॉइस भी होती है। मसलन फॉर एग्जांपल 10 सवाल हैं 5 करने हैं, या 7 सवाल हैं 5 करने हैं, तो यहाँ वो चॉइसेस भी खत्म हो गई। मसलन अगर पेपर में 7 क्वेश्चन है तो आपने सारे ही अब अटेम्प्ट करने हैं।
तो वो जो लेवल ऑफ पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है जो हिस्टोरिकली आपने स्टडीज की हैं। इन चीजों को अगर हम पहले से रियलाइज कर लें तो शायद हमारे लिए इसलिए बेहतर होगा कि जो आगे हमने फिर प्रॉब्लम फेस करनी है उसको हम फिर चैलेंज को जरा हेड ऑन ले सकते हैं। ठीक है, तो पुराना जो हमने पढ़ा हुआ है और जब आप जो आपकी अब यहाँ से ऑनवर्ड्स फ्यूचर स्टडीज हैं उसमें चॉइसेस खत्म हो जाएंगी। सही है सर, बात पहले क्लियर है कि क्या है नंबर वन। फिर उसमें बेटा जो पासिंग परसेंटेज अगर हिस्टोरिकली हम देखें अपने पेपर्स में वो कितनी होती थी, थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना आपको। अब यहाँ जो पासिंग परसेंटेज है वो मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स हैं। अब पासिंग मार्क्स भी किस में से लेने हैं, 100% जो क्वेश्चन आए उन्हीं में से पासिंग मार्क्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ कहने को तो 50% है लेकिन एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उस पेपर में 50% मार्क्स उसी के आते हैं जिसने 100% एफर्ट किया। अब इसमें मेरी बात में थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा कि 50% मार्क्स लेने के लिए हमें 100% एफर्ट क्यों करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि एक या दो क्वेश्चंस का लेवल वो बहुत ज्यादा हाई रखता है जो सिर्फ वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके, वो भी कोई रीजनेबल थोड़ा बहुत उसे अटेम्प्ट कर सके जिसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की हो। तो ऑन एवरेज जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह के समझ लें वो 70-75% पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। उसमें भी फिर मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि चॉइस तो है नहीं और एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा आपको शायद आइडिया हो गया हो। जब चॉइस नहीं होती थोड़ा सा एएफसी का पेपर आप जेन में लाए, लेकिन हमारा डेफिनेटली एमसीक्यूज थे शायद वो भी प्रेशर उस तरह से फेस ना करना पड़ता हो। लेकिन अब यहाँ एमसीक्यूज भी उस तरह नहीं है, सिर्फ इंट्रो के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 10 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर्म में होते हैं। तो ये भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि आई कैप में आपने वो जो पेपर बेस्ड मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनको कैसे आंसर करना है। तो आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मेरी बात से आप डर गए होंगे या कोई डरे नहीं, इतना खास नहीं, ये तो बेस्ट हो गया सर। इन बातों का बड़ा सिर्फ मकसद ये है कि हम डरे नहीं, इन बातों का मकसद सिर्फ ये है कि हम शुरू से ही अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। डरने की डेफिनेटली जरूरत उसको होगी जो तैयारी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ तैयारी का मीनिंग क्या होगा, अब बहुत सी ऐसी बातें जो हमने सुनी पहले होंगी लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना किया है यहाँ से ऑनवर्ड्स जो पेपर्स हैं तो यकीनन हिस्टोरिकली हमें आइडिया है कि फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। नंबर वन तो उसमें ये होगा कि क्लास आपकी कोई छूट ना जाए, मतलब रेगुलर क्लासेस आपने लेनी। तो जरा मेरे साथ साथ रिपीट कर देंगे, नंबर वन मैंने क्या कहा कि रेगुलर क्लासेस लें। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन आप फॉर एग्जांपल बीमार हो जाएं या कोई किसी वजह से आप क्लास अटेंड ना कर पाए तो आप लोगों को इन क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हुआ करेंगी। ठीक है, लेकिन वो डेफिनेटली एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने फिजिकल क्लास में एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि आप फिजिकल क्लास लें। इन केस किसी वजह से अगर आप क्लास ना ले पाए तो देन फिर रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि नेक्स्ट क्लास अगले दिन आने से पहले वो रिकॉर्डेड क्लास फिर आप जरूर लें। चीजें सारी इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज मेरी बातें नहीं सुनी तो कल वाली बातें उसी के साथ लिंक्ड होंगी, डेफिनेटली फिर अगली बातें भी आपको सही समझ नहीं आ पाएंगी। फिर वो रिकॉर्डेड आपको कैसे अवेलेबल हो जाएंगी वो इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूंगा कोई टीएस वगैरह के साथ आपको लिंक अप कर दूं तो आप लोगों को बता देंगे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला प्रेफरेंस क्या बहरहाल आपने रिकॉर्डेड सुनने हैं या रोज आना है। लेकिन अगर खुदा ना खासा क्लास रह जाए तो उसको फिर कवर अप करने की कोशिश करनी है कि आप रिकॉर्डेड लेके ही अगले दिन आए। खुदा ना खासा दो छुट्टियां हो जाए तो इवन देन कोशिश ये करेंगे जब भी दोबारा क्लासेस आप शुरू करें एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी तरह से पुराना कवर हो जाए। ठीक है, सेकेंडली बेटा जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप रोज का रोज उसे जरूर जाके रिवाइज करेंगे। क्या ये बात कोई ऐसी है जो आपको पता नहीं है, क्या ये अंडरस्टूड सी बात है सर। लेकिन इसमें डेफिनेटली शायद उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो नंबर टू मैंने मेन जो बात की है दैट इज कि रोज जो आप पढ़ेंगे उसको घर जाके प्लीज रिवाइज करेंगे। घर के लिए अगर भाई मैं होमवर्क दूंगा तो उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्लास वर्क नहीं बनाएंगे, उसको प्लीज क्या करेंगे घर जाके कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि जब आप घर जाके कोशिश करें वो आपसे काम कंप्लीट ना हो सके तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस किया करेंगे। लेकिन व्हाट इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप कम से कम क्या करें उसकी कोशिश जरूर करें।
फिर देन बेटा टेस्ट के हवाले से हम बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट होते हैं। नंबर 3 मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि टेस्ट जब भी कभी कंडक्ट हो तो आप प्लीज रेगुलरली टेस्ट भी देंगे। मेरा मैसेज सब तक क्रॉस हो गया सर? तो 3 चीजें गुनवा दें, 23 से मैंने क्या क्या बोला? प्लीज रेगुलर क्लासेस लें, प्लीज मैं साथ साथ लगा देता हूँ अपनी तरफ से। नंबर 2 प्लीज रिवाइज करें रोज। नंबर 3 टेस्ट काइंडली रेगुलर दें। अगर आप ये 2-3 काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। यकीनन चीजें नहीं हैं, आपको टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग में, उसके लिए हम पूरी एक एफर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये 2-3 काम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली सिर्फ मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। क्या मेरा रोज रेगुलर आना क्लास में सफिशिएंट है? यकीनन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं नहीं आऊंगा तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आ जाऊं और आप अवेलेबल ना हो तो ये भी शायद कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। क्या हम सबको रेगुलर होना चाहिए सर? तो मेरे लिए आप दुआ करें और आपके लिए मैं क्या करूं? दुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद अमल किसने करना? कर लेंगे सर? व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास, ये भी एक दफा बता दें मुझे। नहीं, क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कितने बजे? तो आज हम कितने बजे आए हैं? क्या सब कह सकते हैं आज हम 2 बजे आए हैं? लेकिन कल से इंशाल्लाह कह देंगे हम सब के 2 बजे ही आए हैं। तो प्लीज बेटा ट्राई कीजिएगा कि टाइम पे। मैं 2-3 मिनट तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट करते हुए डिले कर ही दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर टाइम ना ही लेट हुआ करें हम तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर, मेरे ख्याल इतनी बातें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे काफी हैं। बुक्स वगैरह की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। जो बातें भी मैंने नहीं की उनकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे जैसे बुक्स की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको खुद अवेलेबल करूंगा। तो इन चीजों को आपने नहीं सोचना है जिन चीजों को भी मैंने कंसिडर नहीं किया। फिलहाल क्या करें, काइंडली रजिस्टर खोलने जरा स्टार्ट करते हैं कि हमने सब्जेक्ट्स पढ़ना कौन सा। सर हमारा चैलेंज ये नहीं है कि साथ वाली चेयर खाली है और मैंने दोस्त से फिर भी बात कर ली है। प्लीज सर, ये कहना आपकी बात इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन क्लास में बात कर लेते हैं। मैं आपकी बेटा हरगिज दोस्तियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्लीज पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और बातों के टाइम पे बात। ठीक है सर? अब आपने राइट साइड पे देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। सर मैं तो इधर हूँ, मुझे नहीं देख के मुस्कुरा रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट हो रही है कि मास्क मैं मेरी मजबूरी है, जरा मेरा शायद आवाज सही ना आ सके आपको, तो आप लोग काइंडली मास्क भी प्लीज लगा के बैठिएगा सर। चलिए माय डियर, सब्जेक्ट का नाम लिखें। अच्छा इस तरह कीजिएगा, आप लोगों ने आई एम अज्यूमिंग कि सब लोगों ने अकाउंटिंग के लिए कोई नया रजिस्टर परचेज किया होगा। अगर नहीं किया तो बेटा हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इंट्रो, इकोनॉमिक्स, लॉ वगैरह के लिए अलहदा रजिस्टर इसलिए रखें क्योंकि ये रजिस्टर आपके नोट्स की तरह डेवलप हो जाएंगे। तो इट बिकम्स यूजलेस कि एक पेज पे इंट्रो है, इकोनॉमिक्स है। आज अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन ट्राई, और खासतौर पर अगर पेजेस आज हाथ में है तो वो तो बड़ी ज्यादा है। एटलीस्ट को रजिस्टर्स आपके पास अलहदा आइडियली होने चाहिए। ठीक है सर? तो लिखें जी, सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे, बताएं आप लोग। आपको पता है आप किस क्लास में बैठे हैं? अच्छा आपको यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स नजर आ रहे होंगे, तो आपकी वो टेंशन नहीं, इंशाल्लाह आपको वही सब कुछ नजर आएगा जिस तरह फिजिकल क्लास में होता है। ठीक है, जो स्क्रीन ये यहाँ इंशाल्लाह आपको सब कुछ लिखना नजर आएगा, बाकी मेरा काम है। जी व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट सर? लिखिए जी हरी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मेरे नजदीक ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सबसे मुश्किल अकाउंटिंग इस वजह से है। देखिए इसके बाद एक FR1 आनी है। FR1 मींस FAR1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। फिर उसके बाद FA2 आनी है। ये तो वर्ड्स तो शायद सुनी हो आपने। फिर एक कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर फाइनल की अकाउंटिंग। लेकिन उन सब अकाउंटिंग में से ये इंट्रो टू अकाउंटिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी हमारी बेस ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि अकाउंटिंग है क्या। तो यकीनन इस वक्त हमें कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है। वंस अगर आपकी बेस बन जाए तो उस बेस के ऊपर फिर कैसे और फर्दर बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें आएंगी, वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो वंस अगेन मकसद सिर्फ मेरी स्टेटमेंट का क्या है कि मुश्किल है सबसे। व्हाट इज द मकसद, व्हाट इज द पर्पस, मैंने क्यों कहा ये? हरगिज इसलिए नहीं कि आप डरते। देखिए एक छोटी सी बात है और सुन लेना। इस वक्त जब मेजोरिटी हम लोग क्लास में बैठे हैं, हमारे पास ऑनेस्ट एनालिसिस मेरा ख्याल है सीए के अलावा अब ऑप्शन भी कोई नहीं। मतलब मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी के में से
हमारे को पेरेंट्स इंग्लैंड में या कनाडा में तो सेटल है नहीं, डैडी की 5-6 मिले भी नहीं है, बेटा जल्दी कर यार मैं तेरा वेट कर रहा हूँ मेरी मिले संभाला के, ऐसा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीए ना किया तो फिर क्या करेंगे? इस तरह की अगर बातें थोड़ा ऊंचा बोले ताकि मुझे भी आवाज आए। नहीं, ऑनेस्ट एनालिसिस। जी जी। नहीं, खुदा ना खास्ता अगर सीए हम ना कर सके, व्हाट इज द पॉसिबल, व्हाट इज अनदर पॉसिबल ऑल्टरनेट? मेजोरिटी का मेरा नहीं ख्याल कोई ऑप्शन है, अगर तो है मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दें। और मेरा मशवरा ये है कि अगर तो सीए वैसे ही करना है जैसे दुनिया बीए करती है। बीए कैसे करती है? वैसे ही, आपको पता है वैसे ही हो जाता है। तो अगर तो सीए को उसी तरह करने का प्लान है, बगैर पढ़े इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह यकीन रब साथ है, लेकिन किसके साथ है? आप अपनी मेहनत करेंगे तो फिर ये। तो अगर सीए को बीए की तरह करना है तो फिर अगर कोई अच्छी ऑप्शन है तो उस तरफ चले जाएं। और अगर यकीनन नहीं है मेरा ख्याल मेजोरिटी के पास, तो फिर अब बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है सर? सीए कर ही लें, लेकिन कैसे कर लें? कैसे कर लें? अचानक बस कहाँ और हो गया? कैसे कर लें? एक इरादा तो कर लेना, करना ना अब सीए। सर जी कर लें इरादा सर? हम सब रेडी हैं सर इस चैलेंज के लिए? तो सबसे पहले आ जाए, लेट्स स्टार्ट कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है क्या। देखिए, जिसका कोई भी और सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर बन रहा है, कुछ सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर बनने के बाद उसका कोई मकसद होगा। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर में भी मशीनरीज वगैरह। कोई अगर डॉक्टरी कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पेशेंट्स को चेक करना उसने। समझ आ रही मेरी बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आप करेंगे क्या? तो पहला सवाल तो ये है, हम क्या करेंगे? लिखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? आखिर अकाउंटिंग सीख के हम करेंगे क्या? पहला मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, आज बिल्कुल अभी डिस्कशन जो है बिल्कुल मैं सिंपलीफाइड सी ऐसी करूंगा जिनसे हमारी रीजनेबली को बेस एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। आप में आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, किसी का कोई सवाल हो, यू आर अलाउड टू मेक टू आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का लेवल फुल रखें। कोई चीज अगर ना समझ आए तो आप यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जितने बैठे हैं, आप लोग डेफिनेटली अपनी चैट वगैरह बॉक्स पे लिख के बता पूछ सकते हैं। तो पर्पस अकाउंटिंग बेटा क्या है? लिखें पहला सेंटेंस, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बहुत से पर्पसेस हमारे, लेकिन इनिशियल पर्पस क्या है हमारा? पहला मेन पर्पस अकाउंटिंग सीख के, या अगर आप अकाउंटेंट होंगे तो बेसिकली फिर आप करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? हम बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। व्हाट इज बिजनेस? चलिए आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आपके ख्याल में बिजनेस क्या है? बिजनेस क्यों किया जाता है, चलिए ये बता दें। कोई बिजनेस की एग्जांपल, कोई बंदा, कोई पर्सन आपके ख्याल में बिजनेस कर रहा हो, आप घर से यहाँ आए हैं, कोई रास्ते में कोई बिजनेसेस नजर आए? मेरे ख्याल आइडियल आपने बताया, जो बताया। आप सबके पास एक मोबाइल है, आपने किसी शॉप से खरीदा है, वो शॉप वाला कोई बिजनेस कर रहा है सर? सर बिजनेस कर रहा है सर। क्या बिजनेस कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या बिजनेस कर रहा है? मोबाइल्स खरीदता है, अपनी शॉप पे रखता है, फिर उसे सेल कर देता है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? वो क्यों कर रहा है? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस क्यों किया जाता है? द पर्पज ऑफ बिजनेस, द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इसलिए किया जाता है ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन क्या ये जरूरी है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो? समटाइम्स क्या हो सकता है, इरादा तो यही होता है बिजनेस करने का, डेफिनेटली ये मकसद नहीं हो सकता कि मैं लॉस कमाना चाहता हूँ, ये इंटेंशन तो नहीं होगी। लेकिन समटाइम्स प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो जाता है।
तब यहां तक रुक के जरा डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कैसे होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, बिजनेस प्रॉफिट। कॉमन बातें हैं सर जी, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप सोचें तो समझ ना आए। लेट्स ट्राई टू मेक अ डिसीजन कि बिजनेस प्रॉफिट अगर हम अकाउंटेंट्स ने कैलकुलेट करना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो गया है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ आप हेल्प करेंगे, वो मोबाइल बिजनेस की एग्जांपल रखने दें। फॉर एग्जांपल मोबाइल ओनर ने शॉप ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक महीना लेट्स से गुजर गया। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट और लॉस ही तो निकालना है। वो शॉप ओनर क्या करे, क्या क्या उसके पास अगर इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो ये देखेगा कि जो मैंने मोबाइल बेचे हैं उनको बेच के मैंने कितनी इनकम कमाई है। क्या फर्ज करें अगर एक शॉप ओनर ने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद के अपने पास रखा है, तो वो बेटा सेल भी 10,000 रुपए कर रहा होगा। वो क्या ऐड करके बेच रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा होगा। तो अगर हम अकाउंटेंट्स ये रिकॉर्ड रख लें कि इस पूरे महीने में, फॉर एग्जांपल अगर एक मंथ की हम वर्किंग कर रहे हैं, उस महीने में उसने मोबाइल्स बेच के कितने पैसे कमाए हैं, मींस कितनी इनकम कमाई है, अगर इसका रिकॉर्ड रख लें हम। और नंबर 2 फिर ये देख लें कि इस एक महीने के अंदर अंदर इस इनकम को कमाने में उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। ये वर्ड पता है हम सबको, एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कोई एक दो एक्सपेंसेस के नाम बोलें। शॉप का कोई रेंट हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, कुछ ने एम्प्लॉय रखे हैं तो उसकी सैलरी हो सकती है। तो अगर हम बिजनेस की इनकम का हिसाब लगा लें और बिजनेस के एक्सपेंसेस का हिसाब लगा लें, और अगर इनकम ज्यादा है तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके क्या बचेगा, प्रॉफिट बच जाएगा। और अगर किसी वजह से बिजनेस के एक्सपेंसेस और मोर देन द बिजनेस इनकम, तो फिर लॉस हो जाएगा। तो कौन सी दो चीजें फिर अगर हम जहन में रख लें तो बिजनेस प्रॉफिट आ सकता है, बिजनेस इनकम्स। देखिए नेक्स्ट लाइन, बिजनेस इनकम्स, और नेक्स्ट लाइन में फिर अलग लिखिएगा बिजनेस एक्सपेंसेस। मोबाइल शॉप के एंगल से अगर सोचें तो इनकम कहां से जनरेट होगी, मोबाइल्स बेच के। मोबाइल्स बेच के पैसे मिल रहे हैं वो इनकम है। लेकिन उसको अगर कंपेयर कर लिया जाए कि उसने मोबाइल्स बेच के कितने पैसे कमाए और फिर उसने एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक महीने में कितने खर्चे किए, तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट या लॉस तक पहुंच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, एक मिनट पहले सुनिएगा जरा। लेट्स अज्यूम कि उसने एक बड़ा सा बिजनेस, छोटी सी दुकान रहना है। लेट्स अज्यूम उसने 10 मिलियन की इनकम जनरेट की। ये सबको पता मैंने कितना लिखा है? नहीं, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना। सब लोगों को आइडिया है मैंने कितना लिखा? बता दें यार कितना लिखा। 10 मिलियन मीन्स 10 करोड़। 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 1 करोड़, 1 मिलियन। 2 मिलियन मीन्स 20 लाख। 30 लाख मीन्स 3 मिलियन। 50 मिलियन 5 करोड़। पैसे जब भी गिनने आपने अपने समझने, अपना हिसाब रखना, ना कम ना ज्यादा। 50 मिलियन अपने समझ के बताएं कितने करोड़ है? और 50 करोड़ है, नहीं है 50 नहीं, गिन ले जिस तरह बचपन में। लेकिन मेरा वो इकाई दहाई की बजाय ना, मैं अगर आप नोट करें तो मैं ना कुछ इन फिगर्स को लिखते हुए कॉमर्स लगा रहा हूँ। तो इन जरा कॉमर्स को मेरे साथ जरा अंडरस्टैंड करना आपने। आपके लिए हर चीज नहीं है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है आपको। मैं कोशिश करूंगा कि वो बात ही ना करूं जो रेलिवेंट नहीं है, तो आपने खुद से चूज नहीं कर लेना कि ये रेलिवेंट है। प्लीज, मैं कोशिश क्या करूंगा, हर चीज जो रेलिवेंट है वो बोलूं। देयरफॉर आपने हर चीज को सही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह से फिगर्स लिखूं तो आपको वाकई वो काउंट करना पड़ेगा। बल्कि एक और अगर मैं जीरो लगा दूं, काई दाई वगैरह करके, ये कितना है। लेकिन एक अकाउंटिंग में लिखने का तरीका ये होता है जिससे जरा फिगर्स को पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसका वे ऑफ ये होता है कि आपने अपनी तरफ से देखना,
राइट से लेफ्ट पे जाना, 0 से 1 की तरफ आना, रिवर्स ऑर्डर में। तो कॉमर्स लगाने का वे आउट हमेशा आपने ये रखना जो मैं बताऊंगा। आप लोग बेटा बहुत एंड में है कि नजर आ जाएगा, अगर आगे आना तो मेरे ख्याल जगह बन जाएगी इधर शायद, आप बहुत ज्यादा पीछे हैं, इधर आ जाए। जो लास्ट लाइन में हजरात हैं, अगर थोड़ा सा कहीं आगे आ जाए, इधर आ जाए, बोलेंगे जो आखिरी लाइन बेटा आ जाए, मेरा ख्याल कोई मसला नहीं, मैं कुछ नहीं करना। आप बेटा इस तरफ आ जाए आप। जीरो से मैं 1 की तरफ अगर आऊं तो मीन्स बता देंगे कि राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है? राइट टू लेफ्ट। कॉमर्स का तरीका ये होता है, कंसंट्रेशन देखिएगा, कि आपने राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना। राइट टू लेफ्ट किधर कॉमा लगाना है, नेक्स्ट बताएं कहां लगाऊं, फिर 3। अब जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद डिजिट ही कोई नहीं है। जी सर, नहीं 2 के बाद नहीं, नहीं है, गिने तो राइट टू लेफ्ट नहीं, अब क्लियर हो गया? नहीं बेटा कोई मसला नहीं। क्या मैंने राइट टू लेफ्ट जैसे बोला वैसे ही लगाया? अब इसको लगाने से बड़ा मतलब हम फर्दर हमें क्या आसानी हुई, मैंने 3 अगर डिजिट छोड़े तो मैंने, आपको पता है 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो मैंने ये थाउजेंड्स में कॉमास लगा दिए। 1000 इस तरह लिखा रहता ना, इसके कॉमा लगाए, कैसे लगाऊं? ना किस तरफ से गिनना हमेशा, कॉमा बताएं कहां लगाऊं और कहां लगाऊं, अब जरूरत ही नहीं रही। तो 1000 में 3 जीरो हैं। तो इस फिगर को, ये जो फिगर है इसको मैं इस तरह बोल सकता हूं, 100 1000 1000। 100 पहले 100 100 के बाद कॉमा, आगे क्या, फिर 3 है, फिर 3 है, 100 1000 1000। लेकिन आपको पता है 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? सर जी अपने समझे बताएं कितने जीरो होने चाहिए, जितने लग जाए उतने ही ठीक है। तो 1 मिलियन में कितने जीरो हैं? 6। तो अगर मैं ये इकट्ठे कर दूं सारे 6 जीरो, तो ये 100 मिलियन भी बोला जा सकता है। या कैसे बोला जा सकता है, या कैसे 100 1000 दूसरा तरीका क्या है 100 मिलियन। अब 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़। कुछ कॉमा लगाने का तरीका पता चल गया सर? बताएं कॉमा कहां कहां लगाऊं, 1 मिनट मुझे लिखना तुम्हें, बताएं पहले 3, अब बोलने फिगर क्या है? अब अगर हम इकाई दहाई वगैरह ना करें तो 500 मिलियन तो बोल सकते हैं ना। 500 मिलियन है सर? सर 500 मिलियन है सर। क्या मैंने कॉमा गलत लगाया? बिल्कुल गलत लगाया। अब सही लगा, मेरा कॉमा ही ठीक नहीं रहा। अब बताएं कितना है? और 50 मिलियन मीन्स 5 करोड़। तो एटलीस्ट इन कॉमा से या हम फिगर्स को थाउजेंड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या और कुछ नहीं तो मिलियंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहरहाल एक आखिरी चीज है, मुझे सिर्फ ये बता दें किस तरफ से कॉमा शुरू करना है, राइट टू लेफ्ट, और फिगर्स को थाउजेंड्स और मिलियंस में पढ़ा जा सकता है। असल में अगर आप अदरवाइज देखेंगे ना, अकाउंटिंग के अलावा भी कॉमास लोग लगा देते हैं, तो वो जो नॉन अकाउंटेंट उन्हें लगाने दें जैसे लगाना, हम अकाउंटेंट्स हमेशा कैसे लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। देयरफॉर फाइनल कर लें, बाकी ये फिगर्स जब आएंगी तो मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करता रहूंगा। अब डेफिनेटली ये भी मेरी बात से कंपल्सरी नहीं कि हमेशा फिगर्स में जीरो लगे होंगे। बताएं ये इन फिगर को कैसे लिखूं, बताएं कॉमा 4 के बाद 5 के बाद, अब ये कितना है 565 मिलियन और समथिंग है, 565 मिलियन और 5,67,478। अपने समझ के जरा गिन के बताएं कितने हैं। अपने हैं बेटा, सारे पैसे अपने हैं, अपने। और अगर किसी और के हैं फिर तो और मसला है, अगर किसी और के हैं तो हिसाब आपने रखना है, उसकी वो ज्यादा टेंशन है। तो पहला स्टेप ये अपने समझें, जितने कहे गिनने आज देखी जाएगी। 56 करोड़ है मेरा ख्याल है सर जी, 5 करोड़ 56 में बड़ा फर्क है सर। तो ये उतने ही मीन्स उससे फिगर चाहे राउंड हो या ना राउंड हो, आपने कॉमर्स किस तरफ से शुरू करना है, राइट टू लेफ्ट और आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। क्लियर है यहां तक बात? वापस आ जाए अपनी एग्जांपल में, हमारे बिजनेस में कितनी इनकम जनरेट हुई सर जी, कितनी इनकम जनरेट हुई
अब मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि प्रॉफिट है, नेट या लॉस है, तो मैं क्या करूं? एक्सपेंसेस ढूंढ लूं। फॉर एग्जांपल 80 lakh मींस 8 million इज द अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस। सही बोला मैंने? 8 million 80 lakh रुपीस। बताएं क्या डिफरेंस प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? कब प्रॉफिट होता है? अगर इनकम बिजनेस की ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट होगा। और अगर फॉर एग्जांपल 18 मिलियन हो जाए बिजनेस एक्सपेंसेस तो लॉस हो जाएगा। एक आखिरी चीज बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, जब भी अकाउंटिंग में हम फिगर्स को ऊपर नीचे लिखें, 10 मिलियन के नीचे जिसका मैंने 8 मिलियन लिखा है, और आप इन फिगर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इसके साथ लेस लिख दूं या नेगेटिव साइन लगा दूं। लेकिन हम अकाउंटेंट्स कैसे करते हैं? अगर ऊपर नीचे फिगर्स लिखी हों और उनको सब्ट्रैक्ट करना एक दूसरे से, तो जिस अमाउंट को आपने लेस करना हो उस अमाउंट के साथ एक ब्रैकेट लगा दी जाती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ब्रैकेट? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साथ एक ब्रैकेट लगा दी जाती है। देयरफॉर एक फाइनल आंसर जरा काइंडली, एक सेकंड, इस सब्ट्रैक्शन से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 मिलियन। व्हाई इट इज प्रॉफिट? व्हाई इट इज प्रॉफिट हियर? इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये फिर बिजनेस का एक प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। जी माय डियर, किसी का कोई सवाल यहां तक हो? किसी मेरी बात से कोई कंफ्यूजन होगी हो? जी सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन है, आई वंस अगेन रिपीट, आपके लिए सब कुछ नया है। कोई होपफुली आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर ना समझ आए तो प्लीज जरूर डिस्कस करें यार। चलें फिर आगे। यहां तक क्या सीखा हमने? दो तीन लाइनें जो लिखी हैं, क्या पढ़ा? सबसे पहली लाइन पढ़ा, हमारा पहला अकाउंटिंग सीखने का मकसद क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाए। अब बिजनेस क्यों किया जाता है? बिजनेस का प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या दो मेन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी? बिजनेस इनकम्स एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट, अदरवाइज फिर लॉस भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक हो गया? देन उसके बाद अब हम ये करते हैं कि हम जरा फर्दर डिस्कशन के लिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं कोई रियल लाइफ में से। तो एग्जाम्पल, मोबाइल शॉप फॉर एग्जाम्पल। लेट्स विजुअलाइज मोबाइल शॉप। बड़ा इसलिए क्योंकि हम जरा मोबाइल से ज्यादा यूज टू हैं, हमें उसका जरा आइडिया है, समझने के लिए फिलहाल हमें इनिशियली आसानी रहेगी। लेट्स अज्यूम कि आपने एक मोबाइल शॉप ओपन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। यकीनन आप इसके अलावा भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जरा मुझे समझाना इनिशियली जरा आसान होगा क्योंकि आप लोगों को जरा इस चीजों का जरा आइडिया है। तो लेट्स विजुअलाइज, हर बंदा फॉर एग्जांपल अज्यूम करे कि आप एक मोबाइल शॉप बना के बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। मेरी बात क्लियर? हम क्या करने लगे हैं? जी माय डियर, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेप वाइज एक एक करके, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा, वो तो बहुत दूर की शायद बात है। सबसे पहले क्या हमें ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास इनिशियली पैसे कितने हों, कहाँ खोलनी है, किस तरह की खोलनी है? तो इनिशियली तो शायद अमाउंट का हिसाब रखना पड़ेगा कि कितने पैसे लगाएंगे तो ये काम शुरू होगा। बात मेरी सही है? लेकिन आप इनिशियली ये आइडिया लेंगे कि मैंने फिर मोबाइल्स कहाँ से खरीदने हैं, मैं कहाँ दुकान बनाऊं वगैरह, लेकिन उन सब कामों के लिए आपको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। ये वर्ड सही है मेरा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट वाइज बनाइएगा आप लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 10 मिलियन। थोड़ी सी कोई बड़ी सी शॉप सोचेंगे।
आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया और इनिशियली पैसे 10 मिलियन, जिस तरह आपने बोलना है 1 करोड़, लेकिन सही बोलिएगा, 10 मिलियन रुपीस कैश हमारे पास है, हमने इससे बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्लियर है जी सेंटेंस? ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लेकिन बेटा सपोज आपको बैंक लोन्स का आइडिया है, लेट्स अज्यूम जिस तरह की शॉप और जिस जगह हम शॉप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें 13 मिलियन रिक्वायर्ड है, 1 करोड़ 30 लाख रिक्वायर्ड है, और हमारे पास अपना सपोज सिर्फ 1 करोड़ अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रा जो 30 लाख रुपीस है हमें, लेट्स अज्यूम हमने उसके लिए प्लान किया है कि हम बैंक से लोन ले लेंगे। क्लियर है मेरी बात? कि जिस जगह और जिस तरह की शॉप आपने बनानी है उसके लिए पैसे काफी नहीं है, आपको 3 मिलियन एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, और आपने ये प्लान किया है कि 3 मिलियन आप बैंक से लोन ले लेंगे। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस देखें, obtained a loan from bank rupees, sorry, obtained a loan from bank rupees 3 million, cash। क्या बैंक से अगर लोन लिया जाए तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा, 3 मिलियन का कैश अवेलेबल हो जाएगा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फर्स्ट लाइन के बाद हमारे पास 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर ये सेकंड लाइन भी हो जाए, बैंक से लोन ले लिया जाए, तो आप बताएं आपके पास कैश कितना अवेलेबल हो जाएगा? 13 मिलियन। लेकिन क्या ये वाला जो 3 मिलियन जो बैंक लोन है, ये बैंक लोन के पैसे वापस भी करने पड़ते हैं? लेकिन क्या इसके साथ साथ कोई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है? जो बैंक से आप पैसे लेंगे वो लोन की अमाउंट प्रिंसिपल कहलाती है। 3 मिलियन इज प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन जब वापस आप करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो लेट्स अज्यूम ब्रैकेट में लिखें, इंटरेस्ट रेट सपोज 10% पर एनम। बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से जब निगोशिएशन हुई तो बैंक वालों से एग्रीड हो गया कि 10% आपने इंटरेस्ट भी देना। लेकिन बेटा क्या जैसे ही लोन लेंगे साथ ही इंटरेस्ट देना शुरू हो जाएंगे? कंसंट्रेट करें, आपको कुछ बातें पता है क्या? साथ ही लोन देना शुरू हो जाएंगे, या जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फिर इंटरेस्ट देंगे साथ, फिर साथ प्रिंसिपल भी वापस करेंगे और फिर साथ इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी करेंगे? तो अभी मैंने अज्यूम ये किया है कि हमने सिर्फ 3 मिलियन लिया है और उसका रेट ये है, फिर जब महीना गुजरेगा या साल गुजरेगा फिर इंटरेस्ट की भी वर्किंग करेंगे। यहां तक ओके है सब कुछ जी? अवेलेबल कैश बेटा कितना हो गया है? 13 लाख हो गया, 10 मिलियन अपना और 3 मिलियन फ्रॉम बैंक, टोटल कैश अवेलेबिलिटी इज 13 मिलियन। लेकिन 13 मिलियन में से 3 मिलियन हमारा अपना नहीं है, वो बैंक से उधार लेके लिया हुआ। अब बताएं यहां से ऑनवर्ड्स कुछ आप ट्राई करें, अब क्या होना चाहिए? पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब नेक्स्ट बताएं जी। अब बेटा शॉप का कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। दो चॉइसेस हो सकती हैं कि नंबर 1 आप शॉप खरीद लें या रेंट पे ले लें। अगर आप शॉप खरीद लेंगे फिर शॉप आप ही की हो जाएगी, ऐसे ही सर, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेंट पे लेंगे तो शॉप हमारी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो लैंडलॉर्ड की होगी। हम उसे मंथली, क्वार्टरली रेंट पे करेंगे, एडवांस में या जिस तरह भी है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम चलें, दोनों पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखें और उसमें से सपोज हम चूज कर लेते हैं, हमारे पास शायद फंड्स अवेलेबल हैं। तो परचेज ऑफ शॉप फॉर पीस, आपने लोकेशन देखी कि कहाँ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, और सपोज आपने परचेज ऑफ शॉप फॉर रुपीज 60 लाख इन कैश। कंफ्यूजन है जी डियर? अगर आप शॉप खरीद लें तो क्या कैश बढ़ जाएगा या कैश कम हो जाएगा? हमारे पास कैश अवेलेबल हो गया था 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख रुपया।
अगर 60 लाख की शॉप आई है तो अब अवेलेबल कितना है? कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़नी है सर। कैलकुलेटर अगर आज बेटा नहीं भी है, वैसे है होगा मेरा ख्याल, अगर नहीं है बेटा कल जरूर हो यार। फिलहाल कोशिश करें, जुबानी करें, कल से काइंडली प्लीज कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जिनके पास है यूज करें, और जिनके पास अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि अकाउंटेंट बनने की कोशिश करें। जरा पैसे गिने, कितने में से कितने निकल गए? 13 मिलियन में से 6 मिलियन निकल गए, तो अब अवेलेबल कैश हमारे पास 7 मिलियन है। ओके सर, आगे सर, शॉप आ गई, विजुलाइज करें, अब शॉप आपकी है, क्या करें नेक्स्ट? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी अभी तो खाली है शॉप। बहुत कुछ और पहले रखेंगे तो फिर मोबाइल्स को तो बल्कि रैक शैक बनवाएंगे ना, तो बहुत कुछ और चाहिए अभी। मे बी वो भी है। मे बी सबसे पहले तो आपको अपनी शॉप में कोई फर्नीचर रिक्वायर्ड हो, एसी लगवाने पड़े, कुछ जनरेटर शायद मे बी छोटा मोटा खरीदना पड़े, फैंस वगैरह यूज लगाने पड़े, तो उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्यूबलाइट्स वगैरह, ये सारे भी हमें खर्चे करने पड़ने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है सर? जरा गिनवा दें 3-4 महीने जो बोले, आप भी अपनी तरीके से बोलें क्या क्या होना चाहिए। फर्नीचर हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकते हैं, मे बी यूपीएस, मे बी जनरेटर, विच एवर यू वांट। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह। तो फॉर एग्जांपल नंबर 4, परचेज ऑफ फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स। अच्छी सी शॉप बनाई ना यार, कोई अट्रैक्ट भी तो। रैक्स, मोबाइल रखने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशंस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, डेकोरेशंस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, एक्सेट्रा, फॉर रुपीज 25 lakh। बेटा ये नुमान, ये स्क्रीन शॉट्स के चक्कर में ना पड़े, स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन ऊपर कर देंगे के बाद, इसको नोट करें, कोई तस्वीरें खींचनी। जी डी, मेरा मेरा पॉइंट नंबर 4 प्लीज, समझ आ गया सबको? समझ आ गया सर? क्या ये चीजें बेटा इस्तेमाल के लिए परचेज हुई हैं, या इनको बेचना कोई हमारा बिजनेस है? ये हमने यूज के लिए नहीं है ना, फर्नीचर हमने बेचना है, ये इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ इस्तेमाल, लेकिन अगर मोबाइल्स खरीदेंगे तो उसका मकसद क्या होगा? अगर फर्नीचर बिजनेस है, फर्नीचर की शॉप है, तो वहां फर्नीचर शायद यूज की बजाय, कुछ यूज के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्राइमरी बिजनेस कौन सा? मोबाइल्स का अगर है तो इन सब चीजों को हमने किस मकसद के लिए खरीदा है, ताकि हम इन्हें यूज कर सकें अपने बिजनेस में। ठीक है सर? अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या 25 लाख रुपया और कैश कम हो जाएगा? अब फाइनल बता दें, कैलकुलेटर की में भी जरूरत पड़े, कितना हो जाएगा? इस ट्रांजैक्शन से पहले हो गया था 7 मिलियन। 7 मिलियन मीन्स 70 लाख में से अगर 25 लाख निकल जाए तो 45 लाख रुपए का कैश अभी भी हमारे पास होगा। नेक्स्ट बताएं क्या करेंगे? अब आप, 4 चीजें हो गई हैं, तरतीब से, तरतीब से। जी सर। जी ठीक है, लेकिन बड़ा शायद एक छोटा सा काम पहले और सोच लें। कुछ लोगों को, मे बी कुछ एम्प्लॉयज को जरा हायर कर लें आप। शायद आप पूरी शॉप खुद ऑपरेट ना करें, कुछ 1-2 एम्प्लॉयज को बीच में जरा ले आते हैं। कि पॉसिबल है कि कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ जाए, तो उसकी भी आप इनिशियली हायरिंग करेंगे, चीजें शायद लाने से पहले वो शायद स्टाफ अवेलेबल हो जो बेच भी सके। हाँ ये भी हो सकता है कि कुछ 2-3 दिन आपने खुद काम कर लिया है, लेकिन शायद कुछ स्टाफ मेंबर्स की जरूरत पड़े हमें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज। नहीं बेटा 45 मिलियन नहीं है मिस्टर मोहम्मद शुएब, ना कर यार ऐसे। 45 मिलियन का मतलब 4 करोड़ 50 लाख मेरे भाई, 45 लाख है। अगर इसे मिलियंस में बोलना है तो 4 मिलियन पूरा है, और 5 लाख मींस आधा मिलियन है, तो 4.5 मिलियन बोलेंगे बेटा। ये जरा मेरी तरफ देखिएगा सारे, 4.5 मिलियन का मीनिंग बताएं जरा। 4 मिलियन पूरा 40 लाख, और हाफ मिलियन है फिर, तो 45 मिलियन ना कहिएगा काइंडली, बात कहीं और निकल जाएगी। पॉइंट बीच में लगा दें, तो 4.5 मिलियन अगर आपने मिलियन में बोलना तो। ओके मोहम्मद शेख?
शेर साहब, hiring of employees, at a monthly salary of रुपीज, अब फॉर एग्जांपल एक या दो एम्प्लॉइज जो भी हमने रखे, तो फॉर एग्जांपल 50,000 चले, एट अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 50,000, ज्यादा एम्प्लॉय बन के सोचें ना करें यार। और सर जी क्या हो गया, आजकल तो मेरा ख्याल है आपकी पॉकेट मनी इतनी होनी है, दिल नहीं करता इतनी को। और सर जी क्या हो गया यार, अल्लाह मालिक है, ज्यादा सैलरी नहीं, इंशाल्लाह रब भी ज्यादा देगा, क्या हो गया, थोड़े थोड़े लोगों को देंगे तो वो क्या दवा देंगे, एम्प्लॉय बन के सोचें काफी है। तो ये तो हमेशा बड़ा कंफ्लिक्ट रहेगा यार। तो चलें जी सर, सॉरी जी, सॉरी सॉरी सर, एक मिनट, कौन साहब है साहब, कौन सा, नहीं 5 रखे हुए हैं तो 10 रख लो फिर। सर जी दिल बड़ा कर, अल्लाह मालिक है सर। बहरहाल वापस आ रहे हैं टू द डिस्कशन। ये मुझे बता दें प्लीज माय डियर, प्लीज 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 सर जी, अगर कभी कोई इरेलेवेंट बात हो जाए तो फौरन वापस आ जाएं प्लीज। हमेशा वो चैलेंज सामने रखें जिसको हम फेस कर रहे हैं। बाकी ठीक है, बीच में अच्छी बात इधर उधर हो जाए अगर कहीं, तो वक्ती तौर पे जरूर मुस्कुरा लें, लेकिन फिर उस बात को वहीं खत्म करना है। 50,00,000 वाली ये जो सैलरी है, ये बेटा क्या आप जैसे ही एम्प्लॉय हायर करेंगे साथ ही दे देंगे? व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन? एंड ऑफ द मंथ देंगे। यकीनन एडवांस का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एम्प्लॉय को फॉर एग्जांपल जरूरत है, लेकिन वो शायद पहले महीने नहीं होगी। अगर कभी एम्प्लॉय को जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो एडवांस में सैलरीज भी दे, क्या मिल जानी चाहिए? अगर आप एम्प्लॉय बन के सोचें तो दे देनी चाहिए, तभी मिलेंगे ना। तो एडवांस का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। ये एडवांस रेंट वर्ड सुना कभी आप लोगों ने? ये जब आप कभी हॉस्टल वगैरह में रूम लेते हैं तो आई थिंक वो एडवांस में ही पैसे लेता है, ऐसे ही होता है ना, सिक्योरिटी में भी लेता है, बहुत कुछ लेता है। तो इस तरह एडवांसेस का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन प्लीज? नॉर्मली सैलरी कब पे की जाती है? जब मंथ एंड हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक एग्रीमेंट के मुताबिक लिख दी है, जब फिर वो मंथ एंड तक हम पहुंचेंगे तो शायद ये सैलरी भी हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। मेरा सेंटेंस सारा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे बढ़ाएं, नंबर 6 क्या करूं? मेरा ख्याल मोबाइल शायद ले ही लेने चाहिए। बिजनेस मोबाइल का, लेकिन ये प्लीज लॉजिकली क्लियर करें, क्या ये सब चीजें जरूरी थी? नहीं सर, अगर ये गैर जरूरी नहीं तो क्यों खर्चा किए? अब आप जरा गौर करें, हमारे पास इस वक्त पैसे हैं कितने, जरा दोबारा गिन के बताएं। अच्छा वाला 1,30,00,000 हो गया था, रह कितना गया? 40 लाख, 45 लाख रह गया, टू बी एग्जैक्ट 45 लाख रह गए। तो क्या आपके ख्याल में ये जो हमने 1,30,00,000 में से जो अमाउंट इस्तेमाल किए हैं, सब वेस्ट हो गई? इन सब की जरूरत थी सर जी। क्या शॉप की जरूरत थी? क्या उसके बाद फर्नीचर वगैरह की जरूरत थी? क्या उसके बाद एम्प्लॉइज की जरूरत थी सर? अब आ जाए, लेकिन डेफिनेटली अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि अब वो चीजें खरीदने जिनको बेच के हमने बिजनेस में शायद इनकम कमानी। ठीक है, तो उसका नाम क्या है सर? हम क्या खरीदना चाहते हैं? मोबाइल्स। तो लेट्स अज्यूम द नेक्स्ट लाइन। तब ये जितनी बड़ा मैं बातें कर रहा हूं, अगर इन सब चीजों का हम रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दें, क्या लिया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो ये बेसिकली काम किसका है? अकाउंटेंट का। तो ये हम बेसिकली अकाउंटिंग शुरू कर चुके हैं कि बिजनेस में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कहां पैसे गए, कहां से आए, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना इज द फर्स्ट मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर जी। सर, परचेज ऑफ मोबाइल्स कॉस्टिंग रुपीज 30 लाख इन कैश। सामा इसको दे दे यार आंसर। आबिद बशीर साहब को आंसर देना। सामा जी डियर, मोबाइल्स परचेज हुए, ट्राई टू विजुलाइज क्या आपके पास आ गया और क्या चीज आपके पास से चली गई। क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद मोबाइल्स आपके पास आ जाएंगे? और क्या मोबाइल्स के अगेंस्ट 30 लाख का कैश कम हो जाएगा?
बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। अब फाइनली कैश कितना रह गया है? 15 लाख रुपीस रह गए हैं। 4.5 मिलियन में से 3 मिलियन माइनस होके 1.5 मिलियन का कैश अवेलेबल है। लेकिन क्या उस 3 मिलियन के कैश के अगेंस्ट कुछ हमारे पास भी आया है? क्या चीज आई है सर? ओके है सर, आगे बढ़े सर। अब बताइए क्या करें। जी आप कुछ क्वेश्चन पूछ। जी बेटा बहुत ज्यादा माइन्यूटली डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। यकीनन आपने को पेंट शेंट भी शायद करवाया हो। हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह पे होगा। मैं जब भी कभी आपके सामने वर्ड बोलता हूँ ट्रांजैक्शन, और कोई टेक्निकल बात अगर मैं ना करूं, तो क्या बेटा सबको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? तो टेक्निकलिटीज को मेरा ख्याल अभी रहने दें। ट्रांजैक्शन लेन देन कह लें, जो बिजनेस में हो रहा है वो ट्रांजैक्शन। टेक्निकलिटीज पर बेटा जाने की जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हमने इतनी जाना है, लेकिन तब जाएंगे जब हम हजम करने के पोजीशन में होते हैं। तो फिलहाल जो चीज एज इट इज अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम, उसको फिलहाल मुश्किल ना मैं कोशिश करूंगा, और आप भी साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये गेम अभी स्टार्ट हो रही है। तो ट्रांजैक्शन अगर लफ्ज बोला जाए तो विदाउट गोइंग टू एनी टेक्निकलिटी, क्या हमें सेंस क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो आप लेन देन समझ लें। बिजनेस के अंदर जो काम हो रहा है, बिजनेस में जो पैसे आ जा रहे हैं, चीजें आ रही हैं, ये सब ट्रांजैक्शन। ये मैं सारी ट्रांजैक्शन सॉर्ट ऑफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कोई और एक चीज आई थी? नहीं कुछ बात हो रही थी, नहीं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था मेरा ख्याल, किसी और तो नहीं कोई क्वेश्चन बारे। चलिए बेटा नंबर 6 में क्या हुआ है? मोबाइल हमने खरीद लिए। अच्छा आप लोग एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो रेलिवेंट चीज है एडवर्टाइजमेंट। मसलन फॉर एग्जांपल, अब मोबाइल शॉप है, मेरा ख्याल है कोई हम टीवी एड्स और इसकी बात नहीं करें, लेकिन सॉर्ट ऑफ कौन सी एडवर्टाइजमेंट, मसलन कोई बैनर्स टाइप, या कोई मे बी टेली मार्केटिंग वगैरह एक्सेट्रा। तो इस तरह की कुछ छोटी सी अगर मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी, तो कर लेते हैं। लिखें, बताएं कितना खर्चा है। जाने दें यार। सर जी आपको नहीं मिलने मार्केटिंग के पैसे, एडवर्टाइजमेंट के पैसे आपने देने हैं। तो अगर तो हमें मिलने फिर तो 5-6 लाख ठीक है, लेकिन अगर देने हैं और बैनर लगाने हैं यार कोई। बताएं जी बताएं, कुछ आसान सी फिगर बताएं। सॉरी, परचेज और मार्केटिंग की बजाय एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस। चलिए मेरे ख्याल लड़ाई हो जाएगी, मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। छोड़े छोड़े छोड़े। अच्छा वैसे जिस मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कोई परमानेंट टाइप भी नहीं होनी। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो अगर बैनर्स वगैरह आप लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल है मैक्सिमम कितने दिन ये चल जाएंगे? तो मेरे ख्याल में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से ये देखना। हाँ फिर आप दोबारा कर लेंगे, फिर आप दोबारा कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, या इवन कोई एसएमएस मार्केटिंग वगैरह अगर करेंगे वो भी शायद साथ साथ ही करेंगे। कोई ये तो नहीं कि वन टाइम होगी उसके बाद खत्म। तो इनिशियली एक छोटी सी कोई कंपैरेटिवली अमाउंट रखना। एडवर्टाइजमेंट ऑफ बिजनेस कॉस्टिंग रुपीज। चलें कोई मिडिल वे ढूंढ लेते हैं सर, कोई 20,000 रख लेते हैं। अमाउंट्स मेरी रख लें, सोचें आप। कॉस्टिंग रुपीज 20,000, और फॉर एग्जाम्पल आपने कैश में इसकी पेमेंट कर दी, पेइंग बाय कैश, पेइंग इन कैश, पेड इन कैश, सॉरी। एनी कंफ्यूजन? देखिए कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आपने उसकी कॉस्ट पे खरीदी है? मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी 20 लाख रुपए की खरीदें, तो क्या आप कहेंगे कि मेरी गाड़ी की कॉस्ट 20 लाख है? अगर आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, तो जिस प्राइस पे आप चीजें खरीदते हैं, क्या वो प्राइस की गुड्स की परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट कहलाएगी? तो आई होप के कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है। मतलब मींस 30 लाख कॉस्ट वाले मोबाइल हमने खरीदे हैं, या इन अदर वर्ड्स हमें 30 लाख रुपए के ये मोबाइल्स पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है, कंसंट्रेशन सुनिएगा, जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो आप कॉस्ट पे खरीदेंगे। अजीब सी बात है, आप हमेशा किस प्राइस पे खरीदेंगे? आप जिस प्राइस पे खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस है। अब एक चीज जरा उलट करें, जरा
आप हमेशा कॉस्ट पे बेचेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है सर जी, अकाउंटेंट तो हर बंदा है। हमेशा किस प्राइस पे बेचेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, कॉस्ट पे। कॉस्ट को सेल प्राइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बीच में प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। फर्ज करें 30 लाख के हैं, 30 लाख के खरीदे हैं, तो ये तो कॉस्ट है। बेचते हुए क्या करेंगे, इसमें फर्ज करें 5 लाख प्रॉफिट ऐड करेंगे हम, और जो 35 लाख रुपए है वो क्या कहलाएगा। तो हमेशा बिजनेस में चीजें सेल प्राइस पे बेची जाएंगी और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे खरीदी जाएंगी। हाँ, चीज को कोई गलत तरफ कंक्लूड ना कर लीजिएगा, क्या गौर से सोच के बताइएगा, जिस 30 लाख को आप कॉस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किसी से खरीदे होंगे, क्या ये मोबाइल आपने किसी से खरीदे होंगे सर। हाँ, अगर आपने बना लिया वो अलग स्टोरी है, लेकिन फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं, बनाए भी जा सकते हैं, चीजें बना के भी बेची जाती हैं, लेकिन उस तरह हम बाद में जाएंगे। हमारी एक शॉप है तो हमने चीजें खरीदी हैं। हम जिस चीज को 30 लाख रुपए को कॉस्ट कह रहे हैं, क्या एक अंडरस्टूड बात है कि जिसने बेचा है वो इसी 30 लाख को कॉस्ट कह रहा होगा, वो अपनी सेल प्राइस कह रहा होगा, और यकीनन उसने अपना प्रॉफिट इसमें शामिल किया होगा, और हम इसमें अपना प्रॉफिट शामिल करके बेचेंगे। हमारे लिए ये क्या है, कॉस्ट। हम जब बेचेंगे तो सेल प्राइस पे। हाँ, जिसने हमें बेचा होगा उसने भी सेल प्राइस पे बेचा होगा। क्या उसकी सेल प्राइस हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, और जिसको हम बेचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर सारे मोबाइल्स ये हम 35 लाख रुपए पे बेच दें, सारे मोबाइल्स 35 लाख के बेच दें, तो जो खरीद रहा होगा वो इस 35 लाख को अपनी कॉस्ट समझेगा। तो प्लीज परचेज किस अमाउंट पे होती है, कॉस्ट पे, और सेल किस अमाउंट पे होती है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल प्राइस, प्रॉफिट का फर्क होता है। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, एनी अदर कंफ्यूजन। जी सर जी, अगर कभी मैं पूछूं एनी कंफ्यूजन, तो आई एम आल्सो टॉकिंग विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। नंबर 8, जी सर जी, अब मेरा ख्याल है कुछ और कर ही दें। खरीद भी ली है, एडवर्टाइजमेंट भी हो गई है, यकीन आपने कुछ दुआएं भी की होंगी कि मौला एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ। अब लेट्स अज्यूम तो कस्टमर आ ही गए हैं, और अगर कस्टमर आए तो अब आप क्या करेंगे, मोबाइल्स को सेल करेंगे, ऐसे ही सर। ठीक है सर, तो लेट्स अज्यूम, एक मिनट मैं एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, जरा पहले उसको जरा समझिएगा जरा। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस, मैं जरा एक थोड़ी स्टोरी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हो क्या रहा होगा, आपने चीजें तो अब रखनी है, कस्टमर्स आएंगे, आप सेल शुरू कर देंगे, डेली बेसिस पे सेल्स होना शुरू हो जाएंगे होपफुली। तो मैं पूरा एक पीरियड इकट्ठा कर रहा हूँ ड्यूरिंग सपोज फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस। एक मिनट थोड़ी सी बात अगर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस, मोबाइल्स कॉस्टिंग ₹26 lakh sold for ₹32 lakh इन कैश। पहले मुझे इधर सेंटेंस की ट्रांसलेशन चाहिए था। पहले महीने में, बिजनेस के पहले महीने में क्या हुआ, 26 लाख कॉस्ट वाले मोबाइल 32 लाख रुपीस के बेच दिए। क्या इस महीने के एंड में अभी भी 4 लाख रुपए के मोबाइल आपके पास पड़े होंगे? कितने के खरीदे, 30 लाख रुपए के खरीदे, कितने वाले सिर्फ बेचे, तो 4 लाख के मोबाइल अभी इन हैंड होंगे। ये कुछ जरूरी नहीं बेटा इसी महीने सारे बिक जाएं, ये भी हो सकता है सारे बिक गए और खरीद लें। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इन दिस एग्जांपल कि 30 लाख में से 26 लाख वाले मोबाइल सेल हो गए, और देयरफॉर अभी भी 4 लाख कॉस्ट वाले मोबाइल हमारे पास हैं। आप बता सकते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट रख के बेचे हैं, किस में प्रॉफिट ऐड किया, किन को बेचा, सबको बेच दिए। तो 26 लाख के अगर मैं 32 लाख पे बेच रहा हूं, तो क्या सेल करते हुए मैंने 6 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब लिखें, ठीक है सर, अच्छी बात है बेटा।
सही नजर आ रहा है सर? अब नहीं, अगर फॉर एग्जांपल वैसे है कोई प्रॉब्लम है तो फिर सेंटर में आ जाना नहीं। नहीं गुजारा ही है या अच्छा गुजारा? चलो जी, ओके सर, नोट कर लिया सर। नंबर 9 सर। ओके सॉरी, एक छोटा सा काम कीजिएगा, दो लाइनें जरा नंबर 8 के नीचे रखिएगा। मैंने जरा नंबर 8 काफी डिटेल में बाद में आपसे डिस्कस करना है। इसके नीचे जरा अगर दो लाइनें रख लें, नंबर 9 तो स्पेस रखना। देन सर, ये अब मंथ एंड हो गया, क्या आप महीने के एंड पे कुछ इस महीने के खर्चे भी काउंट करवा सकते हैं? कोई अज्यूम्ड कौन कौन से हुए होंगे मसला? तो एक लिस्ट बनानी है, जरा लिस्ट बना लेते हैं। तो जरा हेडिंग लिखें, जरा 9, नंबर 9 की लाइन लिखें जरा। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ following expenses were also incurred। काउंटिंग मतलब होता है incurred, expenses are incurred का मतलब होता है expenses हुए, expenses are incurred। income is earned का मतलब होगा income कमाई। हजम कर लेंगे जरा? expenses are incurred means, incurred simply means हुए, क्या हुए? expenses हुए। आप बनाएंगे एक लिस्ट बनाए। जी सर, एक लिस्ट बनाए जरा, 1 2 3 करके बना लें। ऊपर से देखें, एक दो चीजें ऊपर है। क्या महीने के एंड पे कुछ सैलरी का डिसीजन लेंगे? ऊपर तो था ना कौन सा हायर किया और एग्री कर लिया, तो पहला तो सैलरी लिख लें 50,000। एक मिनट बड़ा, जो चीजें ऊपर आई हैं जरा अगर पहले कंप्लीट कर लें। ऊपर पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा जाके। अब महीना गुजर गया, क्या महीने का इंटरेस्ट बिकम्स एक्सपेंस? अच्छा, इसकी एक वर्किंग पहले देखनी है ध्यान से। लोन की अमाउंट बताएं, एक छोटी सी वर्किंग करनी है, जरा कैलकुलेटर जिनके पास है वो यूज कीजिएगा। कितना लोन लिया था सर? ये कितना लोन लिया था? 3 मिलियन। रेट क्या था? 10%। लेकिन बेटा 10% पर एनम रेट है और महीना भी गुजरा है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया। पूरे साल का बन जाएगा या मल्टीप्लाइड बाय 1/12। सुनिए बातें कभी ऐसी सर। पर एनम को मंथली कन्वर्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मंथली? अगर मैंने पूरे बिजनेस के फर्स्ट ईयर के हिसाब रखना होता तो पूरे साल का एक्सपेंसेस लेता, लेकिन अगर पहला महीना गुजरा है तो क्या अभी एक महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा? जब दूसरा गुजरेगा, तीसरा गुजरेगा, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। सभी याद है चीजें कि नहीं? इतने गुस्से से मुझे क्यों देखा जा रहा है? क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर ये? ना कीजिएगा सर, वर्किंग करें। सबको पता वैसे ये बात? अमाउंट बताइएगा। व्हाट इज 25,000? सही लफ्ज बोले। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ पूरे साल का बन रहा था मेरे ख्याल 3 लाख। सॉल्व कर लेना यार। 30 लाख इंटू 10% बना था 3 लाख। 3 लाख कितने मंथ्स का बनेगा? 12 मंथ्स पर एनम। एक साल में प्लीज कितने महीने? नहीं क्लियर हो रहा? और बताएं। नंबर 3। जी सर, सॉरी सर, नीचे तो बड़ा आ गया हुआ मेरे ख्याल पहले। जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फॉर एग्जाम्पल 15,000। 3 4 चीजें होनी चाहिए सर, 3 4 मेन चीजें। एनी अदर? छोटे छोटे खर्चों का नाम बताएं। ट्राई कर ले, अदर एक्सपेंसेस अभी हेडिंग लिख ही सकते हैं ना। वो तो मैं पहले ही आपको कह सकता था, अदर एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट कहते हैं सर जी, खाने पीने के खर्चे। कोई गेस्ट आया, उसको जूस पिला दिया, खुद भी खाया पिया ऑफिस में बैठ के।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सपोज थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ये तो अपने पे ही है। गेस्ट को निकाल देना मेरा, गेस्ट इन सेंस जो कस्टमर आए। जी सर, कोई और? डेफिनेटली शायद पहला महीना है अभी, शायद दूसरा से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी जरूरत ना पड़े, लेकिन चंद एक एक्सपेंसेस वैसे ही जरा सुनना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ठीक है, कोई ट्रेवलिंग कॉस्ट? जी सर, जनरेटर का फ्यूल ठीक है जी, फ्यूल चार्जेस एक्सेट्रा में लिया सर, कौन सा में? एक एक्सेट्रा हो गया था ना, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रैक्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा। यकीनन अगर नहीं लिया तो बड़ा फ्यूल नहीं होगा। फ्यूल चार्जेस, बहरहाल इसका सिर्फ मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसको हमने रिजॉल्व करना। तो लेट्स अज्यूम 5000 को फ्यूल चार्जेस इफ एनी। जी बेटा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आ जाएगी लाइट। और जो दूसरी लाइट अगर आप कह रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वगैरह में नहीं आ जाएगी, ये पंखे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इस लाइट की बात कर रहे हैं आप? ये तो शुरू में नहीं खर्चा होगा वैसे, ये जो लाइटिंग वगैरह के हैं। नहीं, बिल तो आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक नहीं है जी, वो मेरा ख्याल सैलरी में होना चाहिए, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इफ एनी। और कोई ट्रेवलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा कुछ ध्यान में आता है? अच्छा, ये जो ऊपर था, ये पॉइंट नंबर 7 सजी नाग रहे सर, पॉइंट नंबर 7 में एक एडवर्टाइजमेंट लिखा मैंने, क्या ये भी एक एक्सपेंस था? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यार, लेकिन ये शायद शुरू में हो गया था ना, ये हमें एडवांस में करना पड़ना था, ये शुरू में ही लगवाना पड़ना था ना। और फिर बिजनेस, डेफिनेटली इसका फिर फायदा बाद में मिलना था, जो भी मिलना था। प्लीज एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस, प्लीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है सर, लेकिन वो इस लिस्ट में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि उसकी शायद बात पहले होगी। लेकिन जब आप टोटल एक्सपेंसेस मेरे इकट्ठे करवाएंगे तो क्या उसमें फिर एडवर्टाइजमेंट याद रखेंगे? सैलरी दोबारा याद इसलिए रखेंगे, मैंने नीचे लिख दी है दोबारा। और एडवर्टाइजमेंट, और सॉरी, लोन के इंटरेस्ट की भी मैंने बात कर ली है। एक नजर इस तरह के सारा पढ़ लें और बताएं कोई चीज अब रह गई है या डिस्कस हो गया तकरीबन, बाकी एक्सेट्रा लिख लें। ये बेटा वो यूटिलिटी बिल्स जो साथ आप लोग कह रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरा ख्याल है कि मोबाइल शॉप में कोई पानी का बिल या गैस का बिल अगर आप कहते हैं तो लिख देते हैं, लेकिन एक्सेट्रा में आ जाएगा, ठीक है। टैक्सेस मुनीर साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन टैक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे FA1 जाके, फिर FA2 जाके। इंटरनेट का क्या करना माय डियर, शॉप, मोबाइल शॉप है, इंटरनेट बिल एक्सेट्रा में आ जाएगा मतलब, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट बिल ठीक है, टैक्स भी होता है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पर ये रहना था। ना करें तैयब, ऊपर मेंशन की थी कि एम्प्लॉय रखें इतनी सैलरी पे, ये क्लियर कीजिएगा करनी। पॉइंट नंबर 5 में हायरिंग हुई थी इन पैसों पे, और नीचे दोबारा क्यों लिखा मैंने को बताएगा जी काइंडली, ऊपर क्या था और नीचे क्या? वहां लिखा था कि हायरिंग की है और अब महीने बाद ये खर्चा हो गया है, ठीक है मिस्टर तैयब। इन एक्सपेंसेस का जो लिस्ट बनी है, 50 प्लस 25 75 90 95 113 113 113 कॉमा जरूर यूज करने बेटा यहां से ऑनवर्ड्स, कॉमा के बगैर प्लीज कोई फिगर ना लिखिएगा, और कॉमास भी सही, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लिखना आसान है, बोलते हुए शायद उल्टा कर दिया, वहीं से वहीं, उधर से इधर आना। जी सर, ओके सर, कोई और कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी का? चलो बेटा, मेरा ख्याल है आज की डिस्कशन अब मैं कल कंक्लूड करूंगा इसे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? कल बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट नंबर 1 2 3 क्या थी जरा बता के उठिएगा, तो क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा था। आई होप कि आपने मुझे सही कहा होगा, तो कल प्लीज टाइम पे आइएगा।
अच्छा, किसी किताब के भी चक्कर में कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। अल्लाह हाफिज, टाइम पे प्लीज आइएगा 2 बजे। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।